तो हमने यहां पर लाइट को जब ये एक्सपेरिमेंट किया लेनार्ड और मिलेकैन का एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल सर। तो हमने लाइट को क्या माना सर? लाइट को हमने फोटोन माना। आपको लाइट को छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल्स में तोड़ते हुए लाए थे, फोटोन्स मानते हुए आप लाइट को यहाँ पे लेके आए थे, यही था। बिल्कुल सर। बट लेनार्ड जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उस टाइम तो लाइट को क्या माना जाता था? वेव माना जाता था। लाइट को वेव माना जाता था, लाइट को वेव माना जाता था। और हमने एक्सपेरिमेंट को किया लाइट को फोटोन मानते हुए। जब लेनार्ड ने एक्सपेरिमेंट किया तो लेनार्ड बहुत खुश हुए कि भाई हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझ लिया, अब आपको समझाएंगे। जब वो ये चीज उनके साथ आई तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को जब आगे दूसरे साइंटिस्ट के पास ये एक्सपेरिमेंट गया तो कुछ डाउट आए लाइट के बारे में। बिल्कुल सर, लाइट के बारे में, और इसको बोला गया फेलियर ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। बिल्कुल सर, क्योंकि ये लाइट की वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं समझा पाई। बिल्कुल ध्यान देने की बात है कि ये एक्सपेरिमेंट जो था वो बिल्कुल करेक्ट था। बिल्कुल सर, एक्सपेरिमेंट गलत नहीं था। गलत क्या हुई यहां पर? वेव थ्योरी ऑफ लाइट। इसका मतलब वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। वेव थ्योरी गलत नहीं है, वेव थ्योरी गलत इस एक्सपेरिमेंट के लिए वो गलत हो। बिल्कुल बिल्कुल, इस एक्सपेरिमेंट के लिए लेनार्ड का फेलियर नहीं था, ये फेलियर था वेव थ्योरी ऑफ लाइट का टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। तो हम यहां कहते हैं दिस इज नॉट द फेलियर ऑफ वेव थ्योरी एज सच, रेदर इट इन able to explain photoelectric effect, light can still show YDSC as a wave। बिल्कुल सर, लाइट वेव की तरह YDSC आपने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा है, वेव ऑप्टिक्स में YDSC पढ़ा है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सब आपने पढ़े हैं। तो वेव नेचर से एक्सप्लेन हो रहे थे, पर वो वेव नेचर पार्टिकल यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं समझा पाया। ये फर्स्ट पॉइंट हमारे पास फेलियर में आता है। अच्छा, क्या कहता है वेव थ्योरी का फेलियर, उसको हम देखते हैं। बिल्कुल सर, अगर लाइट के बारे में बात करें, लाइट की वेव नेचर की बात करें, तो लाइट का वेव नेचर कहता है कि लाइट का वेव का एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा, इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी। इंटेंसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के। बिल्कुल सर, स्क्वायर की। ये होता है। बिल्कुल सर, ये देखिए द वेव मॉडल इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर, जहां पर ई क्या है? इलेक्ट्रिक वेक्टर या एम्पलीट्यूड, इसको हम कहते हैं। अगर आप एम्पलीट्यूड को बढ़ा रहे हो इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। ये कह रहा है वेव नेचर, ये कहता है अकॉर्डिंग टू वेव नेचर। तो अब जब ऐसा कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू वेव नेचर, ये आपसे कहा जा रहा है कि जैसे जैसे आप लाइट की एम्पलीट्यूड को बढ़ा रहे हो इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, जब आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो एक काम करो ना, अब ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट लाओ। बिल्कुल, मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ा के इंटेंसिटी बढ़ा दो। बिल्कुल सर, जब आपको इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो इलेक्ट्रिक वेक्टर बढ़ रहा है तो फोर्स भी तो बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स बढ़ेगा। जब ज्यादा फोर्स दे रहे हो तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा फोर्स जब इलेक्ट्रॉन को मिल रहा है तो ज्यादा एनर्जी के साथ बाहर निकलना चाहिए। निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। इट मींस अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करनी चाहिए। किस पर? इंटेंसिटी पर। ऑन इंटेंसिटी। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी। जबकि हमने एक्सपेरिमेंट में क्या देखा कि काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी पे। किसकी काइनेटिक एनर्जी? फोटो इलेक्ट्रॉन। जबकि वेव थ्योरी बोलती है डिपेंड करना चाहिए इंटेंसिटी। तो ये पहली प्रॉब्लम हुई जिसमें फेल हो गई। ये क्वेश्चन उनको वो लेनार्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए इन बातों को कि क्या हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे देखें तो पहली प्रॉब्लम थी इंटेंसिटी प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक्सपेरिमेंट हमें बोल रहा था कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम भी चेंज होती जा रही। दिस इज द फर्स्ट फेलियर। नेक्स्ट फेलियर की बात करें। सेकंड फेलियर है फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम। बिल्कुल, पहले हमने इंटेंसिटी को एक्सप्लेन किया, अब चलते हैं फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बोलता है और वेव थ्योरी क्या बोलती है? देखिए, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो ये बोलता है कि किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन तब ही होगा जब आने वाले फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर या उससे ज्यादा होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन अब हम समझने जा रहे हैं वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो वेव थ्योरी बोलती है कि यदि आप मेटल सरफेस पर लाइट गिरा रहे हो और जैसा सर ने बताया जैसे जैसे हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी। बिल्कुल करेक्ट। और यदि एनर्जी बढ़ती जाएगी तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी।
वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग वेव थ्योरी ये कह रही है, वेव थ्योरी बोलती है इंटेंसिटी बढ़ेगी तो फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी, फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, चाहे फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो। ये इंपॉर्टेंट बात है, चाहे फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, एनीथिंग, किसी भी फ्रीक्वेंसी पर अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में जो रिलेशन आएगा वो प्रोपोर्शनल लीनियरली आएगा अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी। बट हमारी फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी ये बोलती है कि जो इलेक्ट्रॉन से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स, उन इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, काइनेटिक एनर्जी होती है E-5, बिल्कुल, या लिखा था H-5। तो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है क्या वो इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रही है या फ्रीक्वेंसी पर? वो तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तभी निकलेंगे जब आने वाले फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड के बराबर या उससे ज्यादा, जबकि अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी यहां पे थ्रेशोल्ड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ा फेल्योर था कि वेव थ्योरी वुड प्रेडिक्ट दैट लाइट ऑफ एनी फ्रीक्वेंसी, किसी भी फ्रीक्वेंसी के लाइट should be able to eject electron from the cathode as long as the light is intense enough. It means wave theory के अकॉर्डिंग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट ही नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सर, आगे बढ़ते हैं सर। ठीक है सर। ये जैसा आपने कहा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर, ये पॉइंट हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि देयर इज नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इफ लाइट फ्रीक्वेंसी इज लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होने वाला। ओके, लास्ट थ्योरी, नेक्स्ट फेलियर पे हम बात करते हैं कि क्लासिकल वेव थ्योरी क्या बोलती है कि इलेक्ट्रॉन जब मेटल से इमिट होगा, बिल्कुल सर, जब भी आप लाइट किसी सरफेस के ऊपर डाल रहे हो तो वो लाइट उस सरफेस पे एब्जॉर्ब होगी। हाँ, लाइट गिरती जा रही है, बिल्कुल सर, और वो एब्जॉर्ब होती जा रही है, ठीक है, और धीरे धीरे वहां पर एनर्जी बढ़ती जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ेगी, तब जाके इलेक्ट्रॉन्स इमिट होना चाहिए। जैसे एक प्रैक्टिकली एग्जांपल देखें कि आपके पास एक रोड है, आप उस रोड को हीटअप कर रहे हो, बिल्कुल सर, रोड को हीटअप कर रहे हो, क्या ऐसा होता है क्या कि जिस एंड से आप हीटअप कर रहे हो वो पूरी गर्म हो जाए और जिस एंड से आपने पकड़ रखा है वो ठंडा ही रहे? नहीं, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है। बिल्कुल सर, मतलब वेव थ्योरी कहती है कि जब भी लाइट एनर्जी स्ट्राइक करेगी किसी मेटल पे तो वो पूरे मेटल पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। और लाइट गिरती जा रही है, डिस्ट्रीब्यूट होती जा रही है, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, और धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, उसके बाद एक सफिशिएंट टाइम के बाद इलेक्ट्रॉन इमिट। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को निकलने में टाइम लगेगा। दैट शुड बी टाइम लेग। अकॉर्डिंग टू टाइम लेग वेव थ्योरी। वेव थ्योरी कहती है, क्लासिकल वेव थ्योरी कह रही है कि इलेक्ट्रॉन जब मेटल से निकल रहा है तो वो एनर्जी सरफेस पर एब्जॉर्ब हो रही है, सरफेस पे एब्जॉर्ब होती जा रही है और धीरे धीरे वो एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूट ओवर द एंटायर सरफेस और कुछ टाइम लेगी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी एक्वायर करने में, और वो इलेक्ट्रॉन फिर उसके बाद बाहर निकलेगा। इट मींस वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग देयर शुड बी अ टाइम लेग, लाइट के गिरने और इलेक्ट्रॉन्स के इमिट होने के बीच में टाइम लेग होना चाहिए, टाइम इंटरवल होना चाहिए, ठीक है। जबकि एक्सपेरिमेंट क्या कह रहा था कि देयर इज नो टाइम लेग। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, लाइट गिरी इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, कोई टाइम लेग नहीं होगा। तो यहां भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने में वेव थ्योरी, तो देयर आर 3 प्रॉब्लम्स, वन इज इंटेंसिटी, सेकंड वन इज फ्रीक्वेंसी एंड थर्ड वन इज टाइम लेग। इन तीनों के अकॉर्डिंग वेव थ्योरी के बेसिस पर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं समझ सकते, और फिर हमने उसको किससे समझा? क्वांटम थ्योरी या फोटोन थ्योरी के। तो एक बार ब्रीफ में हम देखें तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या कहता था कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करनी चाहिए थी, जबकि एक्सपेरिमेंट कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकंड हमने देखा कि जो लाइट की फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नाम की कोई चीज ही नहीं होनी चाहिए वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कुछ होनी ही नहीं चाहिए, जबकि एक्सपेरिमेंट बोलता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा। और लास्ट पॉइंट टाइम लेग होना चाहिए, जबकि एक्सपेरिमेंट बोलता है दिस इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, कोई टाइम लेग नहीं। बिल्कुल सर, ये सब ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो यहां से हम ये अडॉप्ट करने लग गए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के केस में जो लाइट है वो फोटॉन्स की फॉर्म में मैटर से इंटरेक्ट करती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंट लेनार्ड ने किया तो वहां से वेव नेचर इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और इसको एक्सप्लेन किया आइंस्टीन ने। बिल्कुल, आइंस्टीन फिजिक्स के बाबा। हाँ, तो आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया। क्या कहा आइंस्टीन ने कि जो लाइट है वो छोटे छोटे लाइट पैकेट्स, पार्टिकल्स, बंडल्स या क्वांटा की फॉर्म में होती है। बिल्कुल सर, जो लाइट सोर्स है, एक लाइट सोर्स हमारे पास है,
इस लाइट सोर्स से जो लाइट रेडिएट हो रही है वो छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म में है, और इनको क्या बोला था हमने, फोटॉन। और इस फोटोन की एनर्जी क्या थी, E बराबर h न्यू। और ये फोटोन ही मेटल सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करते हैं। बिल्कुल सर, लाइट को फोटोन्स की फॉर्म में लाके स्ट्राइक करवाया। और जब फोटोन आ रहा है किसी मेटल सरफेस के ऊपर तो 1-to-1 इंटरेक्शन के कारण वो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कराएगा। बिल्कुल सर। तो जब फोटोन आ रहा है h न्यू एनर्जी लेके, कितनी एनर्जी लेके, h न्यू एनर्जी लेके, तो पहले तो इस फोटोन की एनर्जी का इक्वल्स टू h न्यू एनर्जी का कुछ पोर्शन वर्क फंक्शन में कन्वर्ट होगा। बिल्कुल सर। किसमें कन्वर्ट होगा, वर्क फंक्शन में। ठीक है, उसके बाद ये जब इलेक्ट्रॉन इमिट होने के प्रोसेस स्टार्ट होता है तो इस प्रोसेस के दौरान कुछ हीट प्रोड्यूस हो सकती है यहाँ पे, तो इस फोटोन की एनर्जी का कुछ पोर्शन हीट में कन्वर्ट हो गया, भी कन्वर्ट हो जाए। बिल्कुल सही सर। और फिर भी अगर एनर्जी बच गई तो किसमें कन्वर्ट होगा, वो बची हुई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल सर, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो आइंस्टीन ने सिंपल सा कंसेप्ट बोला कि जो फोटोन अपने साथ एनर्जी लेके आ रहा है उस एनर्जी का थोड़ा पोर्शन तो वर्क फंक्शन में जाएगा। फिर इस प्रोसेस में जब इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन इमिशन के दौरान कुछ पोर्शन हीट में कन्वर्ट हुआ होगा और उसके बाद एनर्जी बच जाती है तो वो इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये होना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर मैं आइंस्टीन इक्वेशन को पूरा लिखना चाहूं तो आइंस्टीन इक्वेशन को क्या लिखूंगा कि जो फोटोन की एनर्जी है h न्यू एनर्जी कंजर्व कराता है, तो क्या लिखूंगा, पहले तो किसमें जा रहा है, वर्क फंक्शन में चला गया, फिर हीट में चला गया कॉलिजन की वजह से, राइट। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक। अगर मैं आइडियल कंडीशन कंसीडर करूं, आइडियल केस यहां पे लेके चलता हूं, कौन सा केस लेके चलता हूं, आइडियल केस। आइडियल केस अगर हम लेके चले, आइडियल केस क्या बोलता है कि एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए। इट मींस हीट शुड बी जीरो। हीट क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। जब हीट जीरो हो जाएगी इट मींस फोटोन की जो एनर्जी थी उस फोटोन की एनर्जी का कुछ पोर्शन तो किसमें कन्वर्ट हो गया, वर्क फंक्शन में, और बची हुई एनर्जी किसमें चली गई, इलेक्ट्रॉन को मिल गई। तो जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है अब वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो मैं इस इक्वेशन को काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के मैक्स की फॉर्म में लिख सकता हूं, और के मैक्स क्या होगा हमारे पास, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। दिस इज आइंस्टीन इक्वेशन फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी इक्वेशन की हेल्प से हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो यही आपके पास यहाँ ऊपर लिखी हुई थी। तो मैं क्या करने वाला हूं, अब इस आइंस्टीन इक्वेशन को डिफरेंट फॉर्म में लाने की कोशिश करता हूं, राइट। बिल्कुल। तो यहां पर मैं इसको अभी तो यहां पे इसको हटा देता हूं और इसको आइंस्टीन इक्वेशन जो हमारे पास थी, इस आइंस्टीन इक्वेशन को डिफरेंट फॉर्म में हम यहां पर लेके आते हैं। डिफरेंट फॉर्म में लाने का मतलब कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है कुछ। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को क्या लिख सकते हैं हम, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, राइट, लिख सकते हैं सर। बिल्कुल। अच्छा, वी मैक्स स्क्वायर किसकी स्पीड है, वी मैक्स इलेक्ट्रॉन की, फोटो इलेक्ट्रॉन की, राइट। तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू एच न्यू माइनस ऑफ वर्क फंक्शन। क्या लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा। क्या मैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को EVS के फॉर्म में लिख सकता हूं, बिल्कुल सर, जहां पर VS क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। VS क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो EVS इक्वल्स टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन। बिल्कुल सर, लिख सकता हूं। क्या मैं इसको VS की फॉर्म में लिख सकता हूं, केवल VS, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या लिखूंगा, E का डिवाइड कर दीजिए, H इनटू न्यू माइनस वर्क फंक्शन बाय E। क्या लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं एक और फॉर्म में इसको अगर लिखना चाहूं तो ऐसा क्या लिख सकता हूं, क्या EVS या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू HC बाय लैम्डा। बिल्कुल सर, फोटोन की एनर्जी है ना, HC बाय लैम्डा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माइनस वर्क फंक्शन। बिल्कुल सर, राइट। या मैं इसको काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम EVS ऐसा फॉर्म ये हमारे पास है, फोटोन की एनर्जी को न्यूमेरिकली लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल सर लिख सकते हैं, 12400 डिवाइड बाय वेवलेंथ। किसमें लिखते हैं वेवलेंथ को, एंगस्ट्रॉम में। एनर्जी हमारे पास न्यूमेरिकली किसमें आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस वर्क फंक्शन को HC बाय लैम्डा नॉट, लैम्डा TH, हां लैम्डा नॉट। तो 12400 बाय लैम्डा TH ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल। और ये भी किसमें आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम, और ये पूरी वैल्यू किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट सर। बिल्कुल। तो ये वर्क फंक्शन जो है, वर्क फंक्शन को आप लिख सकते हो ना, वर्क फंक्शन इक्वल्स टू h न्यू नॉट या HC बाय लैम्डा नॉट या 124
00 बाय लैम्डा। बिल्कुल सर, राइट सर, लैम्डा टी से लैम्डा नॉट एक ही बात है सर। एक ही बात है, बिल्कुल सर। तो ये हमारे पास आइंस्टीन इक्वेशन की डिफरेंट फॉर्म्स आ गए। सिंपल सा कंसेप्ट है, आइंस्टीन ने बोला कि जो लाइट एनर्जी आ रही है वो लाइट फोटोन्स के फॉर्म में आई। फोटोन जब एनर्जी लेके आ रहा है तो वो पहले इलेक्ट्रॉन को जब ट्रांसफर कर रहा है तो उस एनर्जी का कुछ पोर्शन सबसे पहले वर्क फंक्शन में जाएगा, फिर उस प्रोसेस में हो सकता है हीट प्रोड्यूस हो, हीट में कन्वर्ट हुआ होगा और उसके बाद बची हुई एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में निकल गई होगी। पर अगर हीट प्रोड्यूस ना हो, आइडियल केस है, तो सारी की सारी बची हुई एनर्जी किसको मिल जाएगी? इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। बिल्कुल ओके सर, बिल्कुल सर। तो आगे बढ़ा जाए। बिल्कुल सर, अब इसके ऑब्जर्वेशन देखते हैं इक्वेशन के अकॉर्डिंग सर। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसको मैं एक बार इसको हटा देता हूं। बिल्कुल, ये आपकी फॉर्म थी। ऑब्जर्वेशन देखिए सर, क्या देखिए सर, पहला ऑब्जर्वेशन जो लिखा हुआ है कि के मैक्स डिपेंड्स लीनियरली ऑन न्यू। तो साफ साफ इक्वेशन भी बोल रही है कि जो के मैक्स है वो लीनियरली न्यू पे डिपेंड करता है। जैसा कि हम जानते हैं y बराबर mx प्लस सी होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो कि लीनियर या स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। तो यहां पे ये इस इक्वेशन से कंपेयर किया जाए तो के मैक्स न्यू के साथ सॉरी सर, लीनियरली डिपेंड्स कर रहा है एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। क्या इस इक्वेशन में कहीं भी इंटेंसिटी आ रही है क्या सर? बिल्कुल नहीं आ रही है, तो हमने लास्ट ऑब्जर्वेशन में भी देख लिया था। बिल्कुल, इसका मतलब कभी भी जो इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड्स करती है फ्रीक्वेंसी पर। ये है पहला ऑब्जर्वेशन। सेकंड पॉइंट पर आता हूं। एज वी नो वेरी वेल कि काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, और ये काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग एच न्यू की वैल्यू ऑलवेज और ऑलवेज मस्ट बी ग्रेटर देन फाई नॉट। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग एच न्यू की वैल्यू हमेशा फाई नॉट से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब आने वाले फोटोन की एनर्जी हमेशा वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन का इजिली इजेक्शन हो जाएगा। और यहां पे लिखो, यदि मैं एच न्यू लिख के फाई नॉट को यदि मैं एच न्यू नॉट लिख दूं तो एच से एच कैंसिल आउट हो जाएगा, और लिख दिया न्यू शुड बी ग्रेटर देन न्यू नॉट, वेयर न्यू नॉट इक्वल टू फाई नॉट अपॉन एच अकॉर्डिंग टू वर्क फंक्शन। ये एक रिलेशन लिख दिया। ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट पर आते हैं अपन, और एक्सप्लेनेशन में थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एनर्जी क्वांटा पर यूनिट, मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स। नंबर ऑफ फोटोन्स, इंटेंसिटी जो है वो नंबर ऑफ फोटोन्स पे डिपेंड कर रही है। जितने ज्यादा फोटोन्स आएंगे लाइट की इंटेंसिटी उतने ही ज्यादा होगी। ये ना, इंटेंसिटी क्या लिखते हो आप? एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। बिल्कुल, यही तो लिखा जाता है इंटेंसिटी, राइट? तो इंटेंसिटी किसकी इंटेंसिटी? लाइट की इंटेंसिटी, तो फोटोन की ना। बिल्कुल सर। तो कितनी एनर्जी कितनी होगी फोटोन की एनर्जी? बिल्कुल सर, एच न्यू। बिल्कुल सर। कितने फोटोन्स होंगे? कैपिटल एन ले लेते हैं, कैपिटल एन, टोटल ले लेते हैं, टोटल फोटोन्स। अभी हम यहाँ पर कैपिटल एन फोटोन्स लेके चल रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कैपिटल एन फोटोन्स, राइट, डिवाइड बाय एरिया बाय टाइम, राइट? कैपिटल एन फोटोन्स आ रहे हैं स्मॉल टी टाइम पे, ये हो रहा है। बिल्कुल सर। यूनिट टाइम पे कितने? स्मॉल एन। तो आई इक्वल्स टू स्मॉल एन एच न्यू, ये तो क्वांटा हो गया हमारे पास, डिवाइड बाय ए। तो यही तो कहा था, इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एनर्जी क्वांटा, एनर्जी क्वांटा पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। बिल्कुल एक्सप्लेन किया था यहाँ पे। तो आपको ध्यान रख के चलना है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एनर्जी क्वांटा पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ओके, आगे बढ़े सर, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं सर। ओके, तो इसको हम क्लियर करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं। In Einstein picture, the basic elementary process involved in photoelectric effect is the absorption of an light quantum by an electron. इस पॉइंट का ये मतलब है कि वन फोटोन एट अ टाइम वन इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन। वन टू वन इंटरेक्शन, जैसे इंटरेक्शन वन टू वन होगा, बिल्कुल जैसे इंटरेक्शन। और यदि वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा तो वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा, और एनर्जी देने का इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और ये पूरा प्रोसेस में कोई टाइम लेग नहीं होगा। तो ये प्रोसेस क्या हुआ? इंस्टेंटेनियस अकॉर्डिंग टू। हम ये कह सकते हैं कि जब एक फोटोन आ रहा है, फोटोन का एनर्जी पार्टिकल, बिल्कुल सर, एनर्जी पार्टिकल आके वो जब टकरा रहा है तो अपनी एनर्जी उसने ट्रांसफर कर दी। जब एनर्जी ट्रांसफर कर दी तो फोटोन बचा ही नहीं, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन से तो इंटरेक्शन कर ही नहीं सकता, वन टू वन इंटरेक्शन। और इस प्रोसेस में बहुत टाइम ही नहीं लगता, मिनिमम नेग्लिजिबल नैनो सेकंड में टाइम होता है, जो नेग्लिजिबल मान के चलते हैं हम उसको, तो नेग्लिजिबल टाइम लेग नहीं होता। दिस इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। तो जो फेलियर थे वेव थ्योरी के सारे के सारे क्या यहाँ क्लियर हो रहे हैं क्या? बिल्कुल सर। तो उन्होंने क्या बोला था कि इंटेंसिटी चेंज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, जबकि हमने कहा ऐसा नहीं होता। सेकंड बोला था कि वहां थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कोई कॉन्सेप्ट ही
नहीं होता, पर यहां बोला जा रहा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन इमिट ही नहीं हो रहे। बिल्कुल आइंस्टीन ने समझा दिया। तीसरी बात बोला था टाइम लेग। बिल्कुल टाइम लेग, आइंस्टीन ने कहा कि कोई टाइम लेग नहीं है भाई, 1-to-1 इंटरेक्शन है, फोटोन आके एनर्जी देगा और इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, दैट शुड बी नो टाइम लेग, कोई टाइम लेग नहीं होना चाहिए। ये एक्सप्लेनेशन दे बाय आइंस्टीन। आइंस्टीन ने कहा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन को आप लिख सकते हो। बिल्कुल, ये आपने समझा दिया सर, आपने सारी बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन ही किया था, ये हमने लिखा था रिव्यू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ये लिखा था हमने ईवी नॉट, जिसे बताते हैं क्या लिखते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, उसी को तो हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया था और डिफरेंट फॉर्म इसकी लिख दिए। ओके सर, कुछ एडअप करना चाहते हैं सर? नहीं सर, बिल्कुल पूरा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, पूरा समझ में आ गया होगा बच्चों को। आई थिंक बहुत शानदार। आगे बढ़ते हैं हम, एक्सप्लेनेशन बाय आइंस्टीन। ठीक है सर, ठीक है सर। तो देखिए, देखो बेटा, अब आइंस्टीन ने जो अपनी इक्वेशन दी है, जो कि मैं साइड में लिख देता हूं, के ई मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस 5। बिल्कुल इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं, जो कि ढंग से समझना बेटा। तो पहला ग्राफ प्लॉट किया गया है के ई मैक्स और फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो के मैक्स और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो यदि मैं इस इक्वेशन को स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से मैच करूं, तो y बराबर mx प्लस c से यदि कंपेयर किया जाए, तो कंपेयर करने पर मुझे यहां पर m की वैल्यू तो मिलेगी हमको h के बराबर। बिल्कुल ठीक है सर, क्योंकि x एक्सिस पर तो हमने क्या लिखा है, फ्रीक्वेंसी, तो x एक्सिस तो फ्रीक्वेंसी है, y एक्सिस पर के मैक्स है, तो यहां पे h किसको डिनोट करेगा, स्लोप को। बिल्कुल। और इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी होगी, -5, तो इंटरसेप्ट -5 होगा। अब आपको इक्वेशन प्लॉट करनी आती होगी, आपने 11th में बहुत अच्छे से सीखा है। तो देखिए, स्लोप पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, और जब भी स्लोप पॉजिटिव होता है तो एक्यूट एंगल बनता है या ऑब्ट्यूज, एक्यूट एंगल बनेगा। ठीक है, और आपका इंटरसेप्ट आ रहा है नेगेटिव, तो देखिए ग्राफ। तो मेटल ए की बात करें तो मेटल ए के लिए जब तक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थ्रेशोल्ड से कम होगी, तब तक तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं होगा, और जैसे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेगी, तो अब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी। और ये थीटा दिखा रहा है किसको, स्लोप को, जो कि किसके बराबर है, एच के बराबर। और इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है, -5, तो ये इंटरसेप्ट दिखा रहा है, ये 5 नेगेटिव है, -5 ए मेटल के लिए। और यही बात मेटल बी के लिए करेंगे तो सर, उसके लिए जब मेटल बी को हम लेके चलेंगे तो जो उसकी वर्क फंक्शन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। वर्क फंक्शन की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर। जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा, उसका वर्क फंक्शन ज्यादा। ये नेगेटिव साइड पे ज्यादा, इसका मतलब ये नहीं कि भाई नेगेटिव साइड पर सर माइनस साइड पर आ रहा है तो ये ज्यादा होगा ना, नहीं 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 नहीं, ये वर्क फंक्शन बताता है कि इलेक्ट्रॉन को इमिट कराने के लिए आपको मिनिमम कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। जितना ज्यादा इंटरसेप्ट होगा, वर्क फंक्शन उतना ही ज्यादा, इसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। तो ये तो ग्राफ सर ने बताया था किसके बीच में, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी के बीच में। हम क्या काम करने वाले हैं यहाँ पर, अब इसी ग्राफ को रिपीट करेंगे, बट इस बार जो ग्राफ हम देखने वाले हैं वो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी, मैंने एक इक्वेशन लिखाई थी, ऐसी इक्वेशन थोड़ी लिखाई थी, क्या थी सर वो, स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट इक्वल्स टू H by E न्यू माइनस Y by E। ये था सर। अब मैं अगर इसी इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर दूं, क्या कहते हैं स्टैंडर्ड को, y इक्वल्स टू mx प्लस c, यही कहा जाएगा, y इक्वल्स टू mx प्लस c। यहाँ पर y एक्सिस पे क्या आ रहा है, v नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल, x पर हमने फ्रीक्वेंसी को ले ली। तो बताइए यहाँ पर इंटरसेप्ट क्या होगा हमारे पास, इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, -5 बाई e। अच्छा, स्लोप क्या हो जाएगा, h by e। स्लोप हमारे पास यहाँ होगा m इक्वल्स टू h बाय e। अच्छा, इसका स्लोप कितना था, यहाँ पे अगर स्लोप देखा जाए तो इसका स्लोप कितना था, h क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट, हाँ, प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट मतलब मेटल A हो या मेटल B हो, उसका h फिक्स रहेगा। स्लोप सेम है, स्लोप डिपेंड ही नहीं कर रहा फ्रीक्वेंसी पर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप क्या है, h by e है। अच्छा, h प्लैंक कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, मतलब ये भी तो कांस्टेंट है। ये भी तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि जब भी आप स्लोप की बात करें तो स्लोप किस ग्राफ के लिए पूछा गया है। पहला, अगर स्लोप पूछा है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो स्लोप होता है कितना, स्मॉल h प्लैंक कांस्टेंट। और अगर आपसे पूछा जाए किसके बीच में, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में, तो क्या होता है, h by e। कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। एक बार पूछा गया था ये इंजीनियरिंग एग्जाम में क्वेश्चन कि स्लोप यहाँ पे वैल्यू दे दी थी, जैसे ये ग्राफ है हमारे पास, इस ग्राफ में जैसे इस ग्राफ को लेकर चलता हूं मैं, इस ग्राफ में वैल्यू दे दी ν1, ये दे दी ν2, और इसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी बता दी गई, या एनर्जी बता दी गई। तो बताइए इस ग्राफ के लिए स्लोप कैलकुलेट कीजिए।
अरे भाई क्यों करें, स्लोप तो कांस्टेंट है। स्लोप तो कांस्टेंट है। वैसे आप जानते भी होंगे, आपने पढ़ा भी होगा बेसिक मैथ्स में कि अगर स्लोप निकालना है तो स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, m इक्वल्स टू, इस ग्राफ के लिए निकालूं तो क्या लिखूंगा, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। पर कैलकुलेट करोगे भी तो भी इस ग्राफ के लिए h बाई ए और इस ग्राफ के लिए h आएगा। तो क्यों करें, क्यों करें, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। वैसे ही हम मेडिकल वाले स्टूडेंट से, तो मैथ से तो हमें वैसे ही बहुत प्यार होता है, तो हमसे बच के ही बिल्कुल सही। तो आगे बढ़ा जाए सर। हाँ, बिल्कुल सर। ओके, तो ये मेटल ए के लिए हो गया सर, और मेटल बी के लिए भी सेम वैसे। बिल्कुल बिल्कुल, मेटल ए और मेटल बी के लिए। तो कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है जो नीट में आने के मैक्सिमम चांसेस है। डेफिनेटली यहाँ से एग्जाम आते हैं। बिल्कुल कीजिए आपने। देखो बेटा, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ढंग से समझना। A photosensitive material has work function is 2.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे पहले हमको जो मेटल है उस मेटल का वर्क फंक्शन गिवन है जो कि 2.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है। ठीक है, फाइंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसको हम न्यू नॉट या न्यू टीएच भी बोल सकते हैं, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जिसे आप लैम्डा टीएच भी बोल सकते हैं, ये कैलकुलेट करने के लिए बोला है। अब आपको एक बात पता होगी, बेसिक फॉर्मूला है वर्क फंक्शन का फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेशन होता है, फाई इज इक्वल टू एच न्यू। बिल्कुल ठीक है बच्चों, ये याद है अपने को, अभी हमने पढ़ा था। हमको फाई गिवन है, हम एच की वैल्यू जानते हैं, हमको न्यू निकालना है, न्यू थ्रेशोल्ड। तो यहां से जो न्यू थ्रेशोल्ड आएगा वो आएगा फाई बाई एच। फाई की वैल्यू दे रखी है 2.07, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, जूल में कन्वर्ट करना है, जूल में कन्वर्ट करना है। तो जूल में कन्वर्ट कर लेता हूं इसको 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई करके, और एच होता है जूल में ऐसा यूनिट में 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। बिल्कुल। अब इसको अप्रोक्सीमेटली सोल्व कर लेते हैं बच्चों। तो देखिए ये 2.07 और 6.6 अप्रोक्सीमेटली 2 से कितने टाइम्स कर गया, 3 टाइम अप्रोक्सीमेटली। मैं अप्रोक्सीमेटली सोल्व कर रहा हूं, और ये 3 और ये 1.6 से, तो यदि मैं 10 इधर लगा दूं इसका, तो 3 से कितना होगा, 3 5 15.33 अप्रोक्स कैलकुलेशन इनटू, अब पावर को सोल्व करते हैं, -34 ये हो गया -33 ऊपर गया तो +33, और +33 में तो -19 गया तो 10 की पावर +14, और ये आएगा न्यू है, ये आ गया हर्ट्ज में। बिल्कुल, तो आपको क्वेश्चंस में जब कैलकुलेशन करते हैं ना, इसी अप्रोच से जाना है, अप्रोक्सीमेटली। हाँ, ऑप्शन जरूर देख ले, ऑप्शन जरूर ले, 10 की पावर में चेंजेस हो सकता है, बिल्कुल, पर अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो आपका टाइम काफी एग्जाम में बचेगा, इस बात का बहुत ध्यान रखना। बिल्कुल हाँ, तो अभी हमने जस्ट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई 5.33 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। या इसको हम अप्रोक्सीमेटली ऐसे लिख सकते हैं क्या, अप्रोक्सीमेटली लिख दो 0.5 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये अप्रोक्सीमेटली मैंने कैलकुलेशन कर ली। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई, अब निकालना है हमको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। एज वी नो वेरी वेल दैट न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता है, न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा होता है। मुझे लैम्डा कैलकुलेट करना है, लैम्डा थ्रेशोल्ड होगा हमारे पास सी अपॉन न्यू टी एच। सी की वैल्यू हम जानते हैं वो होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी हमने अप्रोक्सीमेटली जो निकाली है वो है 0.5 इंटू 10 की पावर 15। यदि इसको भी कैलकुलेशन में अप्रोक्स करूं तो पॉइंट से यहां पे 10 लेके आ गया, 5 से ये ऑलमोस्ट ये 38 6 टाइम कट गया दोनों मिलकर, तो ये अप्रोक्सीमेटली इसकी कैलकुलेशन आएगी 6 इंटू 10 की पावर 15 को ऊपर लेके जाएंगे तो -15, और -15 और +8 -7 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, सॉरी लैम्डा, सॉरी मीटर में, हाँ मीटर में, सॉरी बिल्कुल सही बोला सर आपने, ये मीटर में आ जाएगा, ये मीटर में। तो इस क्वेश्चन में हमने थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर ली और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर ली। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। बिल्कुल, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट फोटोन ऑफ एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस हैविंग वर्क फंक्शन। अच्छा, फर्स्ट केस में फोटोन की एनर्जी हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है फोटोन की एनर्जी हमें, फोटोन की एनर्जी दे रखी है सर को, एक मिनट, 5 फोटोन की एनर्जी हमें दे रखी है कितनी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बिल्कुल सर, एनर्जी ऑफ फोटोन हमें गिवन है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट देखेंगे इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस हैविंग वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन हमें दे रखा है कितना, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। कैलकुलेट द स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो सिंपल सी बात है, हमें आइंस्टीन इक्वेशन की यूज करनी है। बिल्कुल सर, आइंस्टीन इक्वेशन जब हम यूज कर रहे हैं, क्या कहता है आइंस्टीन इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम
इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क वर्क फंक्शन। ये कहता है इक्वेशन। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हमें कैलकुलेट करना है। एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस वर्क फंक्शन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कितना आ गया सर ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल चुका है जो हमसे पूछा था काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्या पूछा है, ऑल्सो कैलकुलेट इससे पहले स्टॉपिंग सॉरी इससे पहले हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल भी पूछा गया है। स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है तो हम जानते हैं ना काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या लिख सकते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू स्टॉपिंग ईवीएस। बिल्कुल सर। कितना आ रहा था हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। जब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो बताइए स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां से कितना होगा 2 वोल्ट आ जाएगा। 2 वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल हमारे पास 2 वोल्ट, राइट। स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 वोल्ट। आइंस्टीन इक्वेशन से हमेशा स्टॉपिंग पोटेंशियल पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि एनर्जी ऑफ फोटोन हमेशा वर्क फंक्शन से ज्यादा होगा, बिल्कुल सर। तो हमेशा पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा। बिल्कुल सर। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव आएगा यहां से। अब क्या पूछा गया है, ऑल्सो कैलकुलेट पोटेंशियल ऑफ एनोड विद रेस्पेक्ट टू कैथोड फॉर जीरो फोटो करंट। बिल्कुल सर। आपसे ये पूछा गया है कि कलेक्टर के रिस्पेक्ट में स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, ये पूछा है ना। और सर आपने ये बताई थी बात पहले कि जब भी आपसे कलेक्टर विद रेस्पेक्ट टू कलेक्टर पूछा जाए, विद रेस्पेक्ट टू कैथोड पूछा जाए, तो हमारा आंसर क्या होगा नेगेटिव, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल हम पहले कलेक्टर के रेस्पेक्ट में तो अपोजिट डायरेक्शन में जाके ही मिलता है हमें, तो दिस इज -2 वोल्ट। बिल्कुल ध्यान रख के चलना है कि क्वेश्चन में आपसे केवल स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है तो ऐसी इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव कैलकुलेट करके देगा, मैग्नीट्यूड देगा, क्योंकि फोटोन की एनर्जी हमेशा वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली ये वैल्यू हमेशा हमारे पास पॉजिटिव आएगा। पर आपसे पूछा था विद रेस्पेक्ट टू कलेक्टर, विद रेस्पेक्ट टू कैथोड, तो हमारा आंसर क्या होगा